मिट प्यारे साथियों, सामान्य आधारित विषय का जो आपका 7वां चैप्टर है, जिसमें मिट्टी के कटाव अथवा भूमि क्षरण के विषय में समझाया गया है। यहाँ मिट्टी के कटाव का अर्थ है छात्रों और बच्चों कि भूमि की उपजाऊपन की शक्ति को कम होना या उर्वरा शक्ति का कम होना। दूसरे शब्दों में मिट्टी की ऊपरी परत कोमल तथा उपजाऊ कणों की प्राकृतिक कारक जल, नदी, वर्षा, वायु या प्रक्रमों द्वारा एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि उपजाऊ मिट्टी कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसे मिट्टी का कटाव अथवा भूमि क्षरण या सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। अब आता है कि भाई देश में किसानों की जो ऊपरी सतह जो मिट्टी की होती है, वो इतनी अधिक उपयोगी होती है कि अगर वो बह करके सॉइल इरोजन के द्वारा अन्यत्र नदियों के द्वारा अन्यत्र चली जाए, तो उस मिट्टी में की उपजाऊपन शक्ति समाप्त हो जाती है और उस स्थान पर जो है, हम आपको बता दें, फसल नहीं उगाई जा सकती। भारत में लगभग 1/4 कृषि भूमि कटाव से प्रभावित है। असम, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य भूमि की कटाव की समस्या से अत्यधिक प्रभावित हैं। अब आपको ये बता दें, भूमि या मिट्टी के कटाव कितने प्रकार के होते हैं। धरातलीय या परतदार कटाव। दूसरा नंबर का कछाव वाला कटाव। नदियां तेज बहने वाली जलधारा द्वारा जो मिट्टी कट करके आती है, इससे मिट्टी कुछ गहराई तक कट जाती है और नालियों तथा गड्ढे बन जाते हैं। इसे कहते हैं कछाव वाला कटाव। मतलब भूमि के कटाव के प्रकार बता रहे हैं। परतदार कटाव, इसमें धरातल का ऊपरी सतह बह के चला जाता है, उसे धरातलीय अथवा परतदार कटाव कहते हैं। तीसरा है वायु कटाव। तेज मरुस्थलीय रेगिस्तान की उपजाऊ मिट्टी वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ा के ले जाई जाती है। इस प्रकार के भूमि के कटाव को वायु का कटाव के नाम से जानते हैं। अब भूमि कटाव के कारण कौन कौन से हैं। पहला, तेजी से मूसलाधार वर्षा। दूसरा, नदियों का तीव्र बहाव तथा उससे उत्पन्न बाढ़। और तीसरा है वनों का अत्यधिक विनाश, क्योंकि वन जो हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं पौधों की, वो मिट्टी को अपने अंदर जकड़े रहती हैं ताकि भूमि का कटाव नहीं हो पाता है और खेतों को जोत कर खुला छोड़ देना, इसके कारण कटाव होता है। तेज हवाएं चलना, कृषि भूमि पर पशुओं का जो चराई की जाती है, अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित चराई की जाए। खेतों का मेड़बंदी अर्थात मेड़ का न बनना। और अगला 8वां है भूमि का अत्यधिक ढालू होना। इन सभी के कारण मिट्टी के कटाव होते हैं।
पानी के निकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण भी मिट्टी का कटाव होता है। कृषि करने पर दोषपूर्ण ढंग से, जैसे ढालू भूमि पर सीढ़ीदार जुताई न करना, फसलों में हेर फेर के दोषपूर्ण ढंग से करना, इन सभी कारणों से मिट्टी का कटाव होता है। अब प्रश्न आता है कि मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय। वृक्षारोपण पहला, इससे हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। नदियों पर बांध बनाकर, खेतों की मेड़बंदी करके, पशुओं की जो अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित चराई है उस पर रोक लगा करके। पांचवा है ढाल के विपरीत जुताई करके, जल निकासी की उचित व्यवस्था करके और खेतों पर हरी खाद वाली फसलें उगाकर। आठवां है नाली एवं गड्ढों को समतल बना करके और वन संरक्षण अर्थात वन संरक्षण विधियों को अपना करके हम भूमि कटाव को रोक सकते हैं। जल बहाव मार्गों का निर्माण करके ये सभी चीज़ें भूमि के कटाव को रोकने के लिए की जाती हैं। अब मिट्टी के कटाव से हानि क्या होती है? किसी भी खेत की ऊपरी सतह बह जाती है, वही किसान का धन होती है, अर्थात भूमि की अनउपजाऊ हो जाना। ऊपरी परत के बाद जो निचले वाली मिट्टी होती है उसमें पौधे के बढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं होते हैं, अर्थात पहला पॉइंट है भूमि का अनउपजाऊ हो जाना। दूसरा नुकसान है भूमि कटाव के बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाना। भूमि के उपजाऊ तत्व नष्ट हो जाने से वह वनस्पति नहीं होती है, अर्थात बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, नदियों के मार्ग में परिवर्तन। कटाव से नदियों के तल में मिट्टी या रेत जमा हो जाता है, जिससे नदियां मार्ग बदल देती हैं। तो इस प्रकार से नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। यह भी एक प्रकार से मिट्टी के कटाव की हानि है। कृषि उत्पादन में कमी। मिट्टी के कटाव से भूमि ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, जिससे कृषि योग्य भूमि की मात्रा कम हो जाती है। फलस्वरूप कृषि उत्पादन घट जाता है। सिंचाई में कठिनाई। नदियों व नालों की सतह नीची हो जाने से सिंचाई में कठिनाई होती है। परिवहन में कठिनाई। भूमि कटाव से नदियों के तल में मिट्टी या रेत जम जाने तथा नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण कटाई हो जाती है। अब प्रश्न आता है कि भूमि कटाव को रोकने के हम उपाय क्या करें। उपाय के लिए, और ये छोटे प्रश्नों में भी अक्सर करके आ जाया करता है, अधिकाधिक वृक्ष लगाएं, नदियों पर बांध बनाएं, खेतों की मेड़बंदी करी जाए, पशुओं की अनियमित चराई पर रोक लगाई जाए, ढाल के विपरीत दिशा में जुताई की जाए और जल निकास की उचित व्यवस्था की जाए। खेतों में हरी खाद वाली फसलें उगाई जाएं, नालियों एवं गड्ढों को समतल बना करके, साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बना करके हम भूमि कटाव को रोक सकते हैं। इस प्रकार से भूमि कटाव रुक जाता है। कुछ लघुत्तरी प्रश्न भी आते हैं कि जैसे भूक्षरण का क्या अभिप्राय है, भूमि उपयोग का क्या आशय है, मृदा अवकरण का क्या आशय है, मिट्टी की उर्वरता घटने के क्या कारण हैं। यह सभी प्रश्न जो इन टॉपिकों में आपको बताया गया है इनसे मिल जाते हैं। अब आता है
भूमि उपयोग का आशय, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में का विभाजन, वन प्रतिभूमि, गैर प्रतिभूमि, कृषि भूमि, खेती के लिए अपर्याप्त भूमि आदि भूमि से किस प्रकार हुआ है, कुल भूमि क्षेत्र के कितने भाग में वन फैले हुए हैं, कितनी भूमि परती पड़ी हुई है, कितनी भूमि कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त है, इन सभी का कितनी भूमि ऐसी है जो खेतों के लिए अपर्याप्त है, कितनी भूमि कृषि कार्य के लिए प्राप्त है, इन सब का विवरण ही भूमि उपयोग कहलाता है। यह लघु उत्तरीय प्रश्न एक हम आपको बता रहे। दूसरा है मृदा अवकरण, सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव को, उपजाऊ मिट्टी का बह जाना ही मृदा अपकरण कहलाता है, जिसमें वांछित फसल नहीं उगाई जा सकती है। अब आता है मिट्टी की उर्वरता घटने के कारण। मिट्टी की उर्वरता घटने के कारण निरंतर तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न उत्पन्न नए करने के लिए नए नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए भारत की भूमि का बहुत तेजी से उपयोग किया जा रहा है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, क्षेत्रों में किसान भूमि के उपजाऊ तत्वों को पूरा करने के लिए समय पर पर्याप्त खाद नहीं देना। वह न तो भूमि को परती छोड़ना है और न ही फसलों में हेरा फेरी करके स्वाभाविक उपाय को अपनाना है। तीसरा, रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों का इतना अधिक उपयोग किया जा रहा है कि मिट्टी की स्वाभाविक उर्वरता क्षीण होने लगी है। इस प्रकार से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट रही है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि आखिर वन विनाश के क्या कारण हैं। तो वन विनाश के कारणों को हम आपको बताते हैं। मिट्टी के कटाव में वृद्धि, इससे वन विनाश होते हैं। वायु प्रदूषण व रोगों में वृद्धि। तीसरा है वनस्पति को अनेक जातियों में लुप्त हो जाना। वनस्पति कहने का मतलब है कि वनस्पतियां की प्रजातियां लुप्त होना, जैव विविधता का खतरा होना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ता है। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, रेगिस्तान, भूभाग में वृद्धि होना। भूमि की उर्वरता का ह्रास, वन्य जंतुओं के विनाश से पर्यावरण में असंतुलन, लकड़ी तथा वनों से प्राप्त अन्य उपयोगी वस्तुओं में कमी, मिट्टी के असंतुलन में वृद्धि, इन सभी के कारण से वन विनाश का पर्यावरण पर यही प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हम आपको जलवायु पर आधारित फसलों के नाम बताए जा रहे हैं। जैसे जलवायु पर आधारित फसल 3 प्रकार की है। पहला, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। सबसे पहले हमने खरीफ की फसल, यह ग्रीष्मकाल और वर्षा काल में मई से जून में बोई जाती है और अक्टूबर तथा नवंबर में काटी जाती है। इसकी फसल धान, कपास, तंबाकू, जूट, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, अरहर, तिल और मूंगफली इस श्रेणी में आती। रबी की फसल, यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ये आती है गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, राई, अलसी। अगला है जायद की फसल। यह फसल आमतौर पर फरवरी में से जुलाई अगस्त के बीच उगाई जाती है। इस फसल की मुख्य फसलें हैं फल, तरकारी, साग, सब्जी आदि। यह सभी प्रकार की फसलें जलवायु पर आधारित होती हैं। अब उपयोग के आधार पर फसलों का विवरण, अगला प्रश्न है कि उपयोग के आधार पर फसलों का विवरण बताइए। खाद्य फसलें, व्यापारिक तथा औद्योगिक फसलें,
व्यापारिक एवं पेय फसलें और फल की फसल, ये होती हैं उपयोग के आधार पर फसलें। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर 7 जो पूरा हुआ, जो कक्षा 11 के पर्यावरण के बच्चों के लिए उपयोगी है और परीक्षा की दृष्टि से और उनके पाठ्यक्रम में शामिल है। जय हिंद, जय भारत।